Hello students, welcome back to my channel Simplified Chemistry. So up to now we have completed our structural isomers. हमने उसको कंप्लीट कर दिया है, लास्ट में टॉटोमरिज्म देखा था एंड सब कुछ क्लियर हो गया था. क्लियर? सो नाउ माय डियर फ्रेंड वी हैव टू स्टार्ट आवर स्टीरियो आइसोमर्स. You know that isomers can be classified into two types, structural and stereoisomers. So let us start with the stereoisomers. So first of all question arise that sir what is stereoisomers? So structural isomer was what? That they are having same molecular formula but different structures. They were known as what? Structural isomers. But what is stereoisomers? So stereoisomer means what? They are having same molecular formula, my dear friends. They are having same molecular formula. They are having same IUPAC nomenclature. I have given you the trick. मैंने आपको ट्रिक दिया था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के लिए. क्या दिया था कि IUPAC नेम उनका क्या होगा? डिफरेंट होगा. बट इधर उनका IUPAC नेम भी सेम, फिर कनेक्टिविटी भी सेम. कनेक्टिविटी मीन्स क्या बच्चों? कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ ही अटैच होगा. कनेक्टिविटी उसे बोलते हैं. तो कनेक्टिविटी भी क्या रहती है? सेम रहती है. बट खाली डिफरेंट क्या होता है बच्चों? तो डिफरेंट उनमें होता है स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट. तो मैं फिर से बताता हूं क्या होता है. स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट वो जो होता है वो डिफरेंट होता है. इट मीन्स ये क्या होता है स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट बच्चों? इट मीन्स एलिमेंट की स्पेस में अरेंजमेंट. आप कह सकते हो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट. एलिमेंट की थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट आप उसे ऐसा भी कह सकते हो, वो डिफरेंट होता है. तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं. प्लस एक बात याद रखना, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है? डिफरेंट होती है. उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अगर आप देखोगे तो वो भी आपको क्या मिलता है? डिफरेंट मिलता है. एंड उसे आप क्या कहते हो? स्टीरियो आइसोमर्स कहते हो. तो बच्चों स्टीरियो आइसोमर्स समझ में आ गया. उनका क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है. IUPAC नॉमेनक्लेचर भी क्या होता है? सेम होता है. कनेक्टिविटी भी क्या होती है? सेम होता है. बट डिफरेंट क्या होता है उनमें? तो डिफरेंट थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है. एंड आप सिंपल कह सकते हो कि उसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है? डिफरेंट होती है. क्लियर? इतना हमने आराम से उसे समझा है. जैसे अभी मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं तो उससे आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि स्टीरियो आइसोमर किसे कहते हैं. ठीक है, बट पहले उसके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं. तो भाई बच्चों स्टीरियो आइसोमर है, मैं इधर लिख रहा हूं. जैसे स्टीरियो आइसोमर है उसे दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है. एक होता है बच्चों कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म एंड दूसरा होता है कन्फिग्यूरेशनल आइसोमरिज्म. सब शांति से समझेंगे, अभी इसको समझ लो. कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म एंड दूसरा होता है कन्फिग्यूरेशनल आइसोमरिज्म. कन्फिग्यूरेशनल आइसोमरिज्म फर्दरली दो पार्ट में क्लासिफाई होता है. एक होता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. क्लियर? और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? तो हमें पढ़ना पड़ेगा इनांशियोमर एंड इधर क्या पढ़ना पड़ेगा? डायास्टीरियोमर. क्लियर? इसे क्या पढ़ना पड़ेगा? डायास्टीरियो. ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में भी हम पढ़ेंगे सीस ट्रांस EZ, वो सब हम देखेंगे. इट मींस अभी हमें ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है. तो ये स्टीरियो आइसोमरिज्म का क्लासिफिकेशन है. तो एक स्टीरियो आइसोमर का एक एग्जांपल लेता हूं. जैसे मैं इधर लिख रहा हूं, ध्यान से देख लेना. वो होता है हमारा मैलिक एसिड एंड दूसरा है फ्यूमेरिक एसिड. एक है मैलिक एसिड और एक है फ्यूमेरिक एसिड. तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है बच्चों. क्लियर? ओके. ये उसकी एसिडिटी जो होती है, एसिडिसिटी, वो इसकी हाई होती है, इसकी लो होती है. अब दोनों के मेल्टिंग पॉइंट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो ये 135 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है एंड ये होता है 287 डिग्री सेल्सियस पे. कितना? 287 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है. अभी मैं आपका उन दोनों का IUPAC नेम बताता हूं. तो उन दोनों का IUPAC नेम है ब्यूटूइन डायोइक एसिड. क्लियर? ब्यूटूइन डायोइक एसिड, इसका भी सेम IUPAC नेम. तो खाली उनका क्या है? अरेंजमेंट डिफरेंट. अरेंजमेंट कैसे डिफरेंट है वो मैं आपको बता देता हूं. चलिए देखिए. जैसे COOH, C डबल बॉन्ड C, C डबल OH, H and H, ये मैंने क्या बना दिया? मैलिक एसिड बना दिया. बहुत ध्यान से देखिएगा.
ओके, एंड अगर मैं ऐसा बना रहा हूं मैलिक एसिड COOH COOH HNH, तो ये मैंने बना दिया फ्यूमारिक एसिड। तो आप देख सकते हो दोनों का स्ट्रक्चर सब सेम है, कनेक्टिविटी भी सेम है, IUPAC नेम भी सेम है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है दोस्तों, डिफरेंट है। क्लियर? तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स कहेंगे। आप देख सकते हो ये COOH इधर ऊपर था, ये नीचे आ गया है, तो इट मीन्स 3 डायमेंशनल स्पेस में उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, तो उसे हम स्टीरियो आइसोमर्स कहेंगे। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो यहाँ पे अभी ये था इंट्रोडक्शन, अभी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? ओके, थैंक यू सो मच। Hello guys, now we will start the conformational isomerism. So you know that this is a type of what, stereoisomer. So first now we will start conformational isomers. So what do you mean by conformational isomers? So first of all, question arises, what is the definition? As I told you that stereoisomers means what? That 3 dimensional space will be different. So how it will work here? So first of all, before going to understand this conformational isomers, we have to understand about rotation. We have to understand about rotation. If rotation is possible, that conformational isomers will be possible. Rotation means what? You can simply say that. Now see it clearly. Okay, so these 2 carbons are attached by the single bond. This my fingers are single bond. Both side आपको ये दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है। अगर ये यहां से रोटेट कर गया ऐसे, अभी मेरा थंब वाला पार्ट आपके सामने आ गया, क्लियर? तो इट मींस ये आप देख सकते हो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो इसे एक दूसरे के क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। पर्टिकुलरली इसे एक दूसरे के कन्फर्मर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्फर्मर्स। मैंने क्या बोला, जो सिग्मा बॉन्ड से अटैच था, तो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड क्या हो गया, ये दोनों आप, मेरा ये पार्ट था, अभी ये एक पार्ट इसमें से घूम गया, थंब वाला पार्ट आ गया, रोटेशन हो गया, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हुआ। इट मींस अगर रोटेशन होगा तो कन्फर्मेशनल आइसोमर होगा। इट मींस मैं क्या कहना चाहता हूं, मान लो कोई ऐसा कंपाउंड है, अभी उसको वो खाली 5 डिग्री रोटेट हो गया, चलो 5 डिग्री, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो ये से इससे तो डिफरेंट, उसका स्पेटियल अरेंजमेंट तो डिफरेंट हो गया, तो वो भी कन्फर्मर है। 10 डिग्री रोटेशन दोगे तो भी कन्फर्मर है, 180 डिग्री रोटेशन दोगे तो भी ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इन शॉर्ट इट मीन बहुत सारे कन्फर्मर्स मिल सकते हैं, बट कन्फर्मर्स के लिए एक कंडीशन होनी चाहिए, एंड वो कंडीशन होती है रोटेशन। अगर रोटेशन हो सकता है तभी कन्फर्मेशनल आइसोमर्स पॉसिबल होता है। एंड रोटेशन किसके अराउंड होता है, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड होता है। किसके अराउंड होता है, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड। तो क्यों ऐसा, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड ही क्यों रोटेशन होता है, वो समझते हैं। एंड पाई बॉन्ड में रोटेशन नहीं होता है। पाई बॉन्ड एंड साइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो इन दोनों में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो पहले ये देखेंगे कि क्यों पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं जनरली, ऐसे सारे नहीं, साइक्लिक कंपाउंड कुछ, क्यों वो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स नहीं शो करते, क्योंकि उसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। जिसमें रोटेशन पॉसिबल होगा वो हमारा कन्फर्मेशनल आइसोमर्स शो करेगा बच्चों। ठीक है, ओके। तो साइक्लिक की जगह पे मैं इधर रिंग चेन लिख लूं तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, रिंग चेन कंपाउंड। क्लियर? ओके, तो वो जो होगा वो रोटेशन शो नहीं करता है। तो क्यों ऐसा होता है देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं, अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो उसमें क्या होता है, तो आप देख सकते हो कि ये उसकी p ऑर्बिटल, ये भी उसकी p ऑर्बिटल के साथ उन्होंने ओवरलैप किया हुआ है, और ये एक ही टाइप से एंड टू एंड ओवरलैपिंग से उन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाया है बच्चों। क्लियर? एंड टू एंड ओवरलैपिंग से उन्होंने क्या बनाया है, सिग्मा बॉन्ड बनाया। अभी जैसे ओवरलैपिंग हो जाएगा तो मैं क्या उसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, ओके। तो मैंने उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, अगर दूसरे कोई हाइड्रोजन है तो उसको भाई ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इधर भी कोई हाइड्रोजन है तो हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है बच्चों, तो उसमें क्या होगा, अभी सिग्मा बॉन्ड ही है, इधर तो कुछ नहीं है। इट मींस अगर आप ऐसे हो तो आप ऐसे उसे घुमा सकते हो, रोटेट कर सकते हो। तो सिग्मा बॉन्ड होगा तो रोटेट हो जाएगा ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग इफेक्ट, ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग इफेक्ट। तो पाई बॉन्ड में क्यों रोटेशन नहीं होगा बच्चों, आइए देखते हैं। हमने ऑलरेडी आगे पढ़ लिया है, अगर सी डबल बॉन्ड सी होता तो सी डबल बॉन्ड सी में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड तो है सर इसमें भी, तो इसमें क्यों नहीं होता है। तो देखो ये तो सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग हो गया। अभी पाई बॉन्ड पी जेड ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होता है, एक पी जेड ऐसे आया, एक पी जेड ऐसे आया, तो ये ऐसे ओवरलैपिंग होता है।
एंड एक्चुअल देखने जाए हम तो ये उसके ऊपर ऐसे और ऐसे ओवरलैपिंग होता है। इट मीन्स मान लो ये ओवरलैपिंग है, ये दोनों ने ओवरलैप किया गया है। अभी आप इसको स्टेडी रख के इसको अगर आप घुमाओगे, इसको अगर आप रोटेट करना चाहोगे तो ये जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा बच्चों, टूट जाएगा। बहुत ही सिंपल बात है, ये जो अपना बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। एंड ये बॉन्ड टूट जाएगा तभी, ये तो रोटेशन नहीं कर सकते, ये तो गलत बात हो गई। बॉन्ड तो टूटना नहीं चाहिए। इधर कहां बॉन्ड टूटा, नहीं टूटा। इधर बॉन्ड नहीं टूटता, इधर बॉन्ड टूट जाता है, इसलिए पाई बॉन्ड के अंदर रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड के अंदर। अगर साइक्लिक प्रोपेन रिंग चेन कंपाउंड, साइक्लिक प्रोपेन लिया, अगर ये दोनों कार्बन फिक्स रख के अगर मुझे ये कार्बन को रोटेट करना है, मैं जैसे ही उसके रोटेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, रिंग टूट जाएगी। तो वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता। इसीलिए जो होते हैं सिग्मा बॉन्ड के अराउंड ही रोटेशन पॉसिबल होता है। पाई बॉन्ड और रिंग चेन कंपाउंड में रोटेशन पॉसिबल होता नहीं है बच्चों। तो ऐसे कंपाउंड, अभी आपको कंफर्मेशन आइसोमर्स के बारे में समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। तो इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम आगे देखते हैं कि ये रोटेशन क्यों होता है एंड रोटेशन कैसे होता है। रोटेशन करता कौन है, हम करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद करता है। तो उसको समझते हैं रोटेशन क्यों होता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझ लो, फिर आगे हम उसको समझते हैं। ओके, चलिए। तो अभी हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। बहुत ही कंसेप्ट बेसिक से ले जा रहा हूं आपको, बहुत ही बेसिक से, क्लियर। तो उसको समझना कि रोटेशन होता क्यों है। हम तो नहीं करते, मॉलिक्यूल खुद रोटेशन करते हैं। तो ये रोटेशन होता क्यों है बच्चों, क्लियर। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बच्चों, उसमें दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। टू टाइप्स ऑफ रिपल्जन फोर्सेस आर देयर। टू टाइप्स ऑफ रिपल्शन forces are available. There are two types of repulsion forces in any organic compound. First one is known as what? Inter-electronic repulsion, जिसको हम कहते हैं टॉर्सिनल स्ट्रेन और टॉर्सिनल रिपल्जन, जिसे हम क्या कहते हैं, टॉर्सिनल स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, समझ लेना ध्यान से। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन जिसे हम टॉर्सिनल स्ट्रेन कहते हैं, एंड रिपल्जन सेकेंड वन इज व्हाट, रिपल्जन ड्यू टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल, उसे हम कहते हैं वांडर वाल स्ट्रेन। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वांडर वाल स्ट्रेन कहते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिपल्जन। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर दो टाइप के रिपल्जन होते हैं। आइए उसे समझते हैं। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, इट मीन्स मैं ऐसा कह सकता हूं कि आप कोई भी बॉन्ड बनाते हो तो दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाया मैंने ये कार्बन के बीच में, इस कार्बन ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। प्लस अगर आप देखोगे इधर हाइड्रोजन अटैच है तो हाइड्रोजन ने भी तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। चलो इसको क्रॉस से दिखाते, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, क्लियर। तो ऐसे इसके पास भी क्या होगा, चलो इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन दिखा दिया इधर, क्लियर। तो अभी होता क्या है कि ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में अंदर ये CH3 के अंदर ही ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है, रिपल्जन होता है। उसे हम क्या कहते हैं, टॉर्सिनल स्ट्रेन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, टॉर्सिनल स्ट्रेन। एंड रिपल्जन ड्यू टू साइज क्या होता है, अगर मान लो मैंने एक मिथाइल ग्रुप लिया है CH3 और CH3, तो इन दोनों के बीच में जो रिपल्जन होता है उसे वांडर वाल स्ट्रेन कहते हैं। जैसे मैंने एक इथाइल ले लिया और एक मिथाइल ले लिया, तो उन दोनों के बीच में जो रिपल्जन होता है उसे मैं क्या कह सकता हूं, वांडर वाल स्ट्रेन कह सकता हूं। टॉर्सिनल स्ट्रेन इधर समझना बहुत जरूरी है। ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव विल रिपल ईच अदर। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बच्चों दो टाइप के रिपल्जन फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है टॉर्सिनल स्ट्रेन एंड दूसरा होता है वांडर वाल स्ट्रेन, क्लियर। ओके, इसको इतना समझ में आ गया। चलिए फिर मैं एक रूटीन लाइफ एग्जांपल देता हूं आपको। मैं एक रूटीन लाइफ एग्जांपल देता हूं। अगर अभी देखना, मेरे को अभी ये सिंपल बात ही बता दूं कि अभी की सिचुएशन है कोविड-19 की सिचुएशन में कुछ लोग क्या होते हैं, घर पे रह के बहुत बहुत कंटाल गए हैं, पक गए हैं कि अभी कितना घर पे रहने का। इट मीन्स क्या होता है कि उनको बाहर जाना है, बाहर घूमना है। बहुत ध्यान से समझ लेना एग्जांपल को। उनको बाहर जाना है, बाहर घूमना है, बराबर, किसी को मिलने जाना है, अपने फ्रेंड्स को मिलने जाना है,
बाहर घूमना है, बट बाहर तो सिचुएशन बहुत खराब है। तो एक लड़का बहुत शरारती है जिसको बाहर ही जाना है, तो उसके पेरेंट्स ने क्या कर दिया, उसके घर पे उसको एक पिलर के साथ बांध दिया। बहुत समझ लेंगे, इमेजिन करना ये बात को, उसने को एक पिलर के साथ बांध दिया, रस्सी से पूरा एक पिलर के साथ बांध दिया। तो वो क्या ऐसे रहेगा? ओके, तो अभी आप सोचो, जो कोई भी वो बंदा होगा वो क्या होगा, कैसा स्टेबल फील करेगा कि अनस्टेबल फील करेगा? उसको कैसा लगेगा? उसको बहुत खराब लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको बाहर जाना है, बराबर। तो उसको अंदर से गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, अनस्टेबल फील करेगा वो खुद, क्योंकि वो एक ही सिचुएशन में पड़ा है, एक ही सिचुएशन में पड़ा है। अगर मैं ऐसे ही, मेरे को ऐसे ही बोर्ड पे पढ़ाने का बोलो तो आई विल नॉट बी कंफर्टेबल। वाई? बिकॉज मुझे एक ही पोजीशन पे, बट अगर मैं ऐसे घूमते घूमते पढ़ा सकता हूँ आपको, इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, तो आई विल बी कंफर्टेबल, आई विल फील स्टेबल। समझ में आ रहा है? तो ऐसा ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास साथ होता है। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ही पोजीशन में रहता है, बहुत ही ध्यान से देख लेना, अगर कोई मॉलिक्यूल की बात करूं, वो कंटिन्यूअसली एक ही फॉर्म में रहता है, एक ही पोजीशन में रहता है, तो क्या होता है उसमें, ये जो रिपल्जेंस होते हैं ये दोनों, वो बढ़ जाते हैं। ये जो रिपल्जन होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने बोला, अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती, रिपल्जन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन मेरा गुस्सा क्या हो जाएगा? मेरे को ऐसे ही पकड़ के रखेंगे तो बढ़ जाएगा। क्लियर? तो इट मीन कोई भी मॉलिक्यूल को अगर एक ही फॉर्म में रखे तो ये सारे रिपल्जन होते हैं वो क्या हो जाएंगे बच्चों? वो बढ़ जाएंगे। बहुत ही ध्यान से समझ लेना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये रिपल्जन बढ़ जाएंगे तो क्या मैं कह सकता हूं कि स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन भी बढ़ जाएगा, मेरा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाएगा। अगर ऐसा होगा तो ऐसा मॉलिक्यूल के अंदर भी होता है। अगर मॉलिक्यूल ये ही फॉर्म में रहा, अगर ये मॉलिक्यूल की पर्टिकुलर बात करें, अगर ये ही फॉर्म में रहा, इसके बीच में रिपल्जन हो रहा है, इसके बीच में रिपल्जन हो रहा है, सबके बीच में रिपल्जन हो रहा है, इट मींस वो एक ही फॉर्म में रहा, वो कहीं पे घुमा नहीं, तो उसमें स्ट्रेन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एंड स्ट्रेन के बढ़ने के कारण उसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल बात है, उसकी स्टेबिलिटी बच्चों क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ये स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए एंड स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ये मॉलिक्यूल रोटेट करते हैं। समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये क्या करते हैं? मॉलिक्यूल रोटेट करते हैं। क्यों रोटेट करते हैं? टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी एंड टू डिक्रीज द स्ट्रेन। मेरे साथ लिखते रहना, to decrease the strain and to increase the stability, this molecules will rotate. अभी समझ में आया कि मॉलिक्यूल क्यों रोटेट करते हैं? समझ में आ गया? इज इट क्लियर? चैट बॉक्स में लिखिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, कि भाई ये मॉलिक्यूल क्यों रोटेट करते हैं? तो कभी उसमें अगर एक ही जगह पे रहे तो उसमें स्ट्रेन बढ़ जाएगा। तो सिंपल है, तो स्ट्रेन बढ़ना नहीं चाहिए। तो अगर वो स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए वो क्या करेंगे? अभी आप समझो, आप घर से बाहर तो नहीं जा सकते, बट घर में तो घूम सकते हो। घर में ही आपको एक जगह पे बैठा दिया होता तो कि आपको यहां से उठना नहीं है, तो आपका स्ट्रेन बढ़ जाएगा। आप घर में घूम सकते हो, इट मीन आपका स्ट्रेन कम होगा। आप क्यों घूमते हो? स्ट्रेन कम करने के लिए, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो यही बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। इज इट क्लियर? तो इतना समझ में आ गया कि भाई इस रीजन की वजह से ये मॉलिक्यूल रोटेट करते हैं। तो रोटेट कैसे करते हैं? अभी क्वेश्चन ये होगा, हाउ दे विल रोटेट। ओके, कैसे, किस रीजन से रोटेट करते हैं? प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे उसको देखते हैं वो कैसे घूमते हैं। चलिए, तो अभी क्वेश्चन ये होगा कि चलो सर आपने तो बता दिया कि मॉलिक्यूल्स घूमते हैं, बट मॉलिक्यूल्स कैसे घूमते हैं, क्यों घूमते हैं, ऐसा तो क्या है? अभी मेरे को सिंपल है, मेरे को यहां से यहां जाने में एनर्जी तो लगेगा, तो मॉलिक्यूल को एनर्जी कौन देता है? तो बच्चों मान लो अगर रोटेट करना है, एक रोटेट करना है मॉलिक्यूल को, तो 5 किलो कैलोरी पर मोल जितनी एनर्जी चाहिए उसको। क्या चाहिए उसको? एनर्जी चाहिए। एनर्जी मिलेगी तभी तो वो रोटेट करेगा। तो ये अभी क्वेश्चन ये आया कि एनर्जी इसको मिलेगी कहां से? एनर्जी इसको मिलेगी कहां से बच्चों? तो हमेशा याद रखना कि रूम टेम्परेचर पे, अभी समझ लेना, रूम टेम्परेचर पे सराउंडिंग एनर्जी जो है, सराउंडिंग एनर्जी जो होती है वो होती है 25 किलो कैलोरी पर मोल। कितनी होती है? 25 किलो कैलोरी पर मोल होती है। इट मीन समझ लो उसको रोटेट करने के लिए 5 किलो कैलोरी पर मोल चाहिए। एंड इधर रूम टेम्परेचर उसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? 25 किलो कैलोरी पर मोल। तो वो धड़ाधड़ 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 घूमता रहेगा। इट मीन मान लो एक्स है, एक कंपाउंड एक्स है, उसको 10 डिग्री रोटेट करके एक्स डैश बन रहा है, फिर से 20 डिग्री रोटेट करके एक्स डबल डैश बन रहा है, एंड 30 डिग्री रोटेट करके एक्स ट्रिपल डैश बन रहा है।
ठीक है, तो उसके लिए चलो मान लो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए 5 किलो कैलोरी पर मोल चाहिए, इसको भी इतनी चाहिए, तो अभी समझो सराउंडिंग में कितनी एनर्जी अवेलेबल है, 25। सराउंडिंग में कि सर सराउंडिंग की कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी होता है, बहुत सारी एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी भी होता है, ठीक है, तो ये सारी जो एनर्जी है, एंड तो अभी आप समझो उसको तो 5 किलो कैलोरी पर मोल ही चाहिए एक रोटेट करने के लिए, अभी उसको तो 25 मिल रही है, तो धड़ाधड़ वो रोटेट करता रहेगा, यस और नो, एंड उसकी वजह से ये घूमता है। तो अभी हमने ये भी समझ लिया घूमता कैसे है, एंड घूमने में उसको हेल्प क्या करता है, इसलिए वो कंटिन्यूअस क्या होता रहता है, रोटेट होता रहता है। क्यों रोटेट होता रहता है, उसको अपना स्ट्रेन मिनिमाइज करना है, उसको अपना स्टेबिलिटी अटेन करना है, मैक्सिमम करना है, इसकी वजह से वो क्या करता है, रोटेट करता है। इज इट क्लियर, अंडरस्टूड? तो ये इसको भी नोट कर दो। एंड अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, क्लियर? तो ये इसको बहुत ध्यान रखना, बहुत ही ध्यान से समझ लेना। अभी हमें ये तो समझ लिया क्यों रोटेशन करता है, क्या होता है, अभी खास याद रखना कि ड्यू टू रोटेशन, जब रोटेशन होता है तो बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता अराउंड सिग्मा बॉन्ड, मैं बात कर रहा हूं ड्यू टू रोटेशन अराउंड सिग्मा बॉन्ड, bond angle will not change. Whatever I am giving you, please remember it. Bond angle will not change, but dihedral angle will change. तो अभी क्वेश्चन होगा, मैंने क्या बताया कि जब रोटेशन होता है सिग्मा बॉन्ड के अराउंड, जब रोटेशन होता है तब क्या होता है कि उसका बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता है, उसका डायहेड्रल एंगल चेंज होता है। तो पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि नया टर्म आया, ये डायहेड्रल एंगल होता क्या है, डायहेड्रल एंगल होता क्या है, एंड बॉन्ड एंगल होता क्या है। तो बॉन्ड एंगल का डेफिनेशन हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, बट फिर भी इधर एक बार देख लेते हैं। तो बॉन्ड एंगल होता क्या है बच्चों, तो मैं एक सिंपल कह दूं कि सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एटम के अराउंड जो भी बॉन्डिंग पेयर होता है उनके बीच का एंगल, ऐसा समझा था हमने। जैसे मैं बात करूं कि भाई CH4 की बात करें तो ये रहा अपना CH4, ओके, तो उसमें ये सेंट्रल एटम के अराउंड जितने भी बॉन्डिंग पेयर है उन दोनों के बीच का एंगल, तो ये एंगल जो है वो क्या मिलेगा आपको, 109 डिग्री 28 मिनट, उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं। ऐसा ही हमने CO2 के अंदर देखा था। तो ये जो बॉन्डिंग पेयर के अंदर एंगल कितना बना, 180 डिग्री का बना। तो इट मींस आप कह सकते हो सेम एटम के अंदर दूसरे जो लोन पेयर के बीच में, सॉरी बॉन्डिंग पेयर के बीच में जो एंगल होता है उसे हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। तो डायहेड्रल एंगल किसे कहते हैं बच्चों, ठीक है, अभी क्वेश्चन होगा आपको कि डायहेड्रल एंगल किसे कहते हैं, तो मैं उसके लिए सोहर्स प्रोजेक्शन बना रहा हूं। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, हम बाद में इसको पढ़ेंगे, पहले इसको खाली समझ लीजिएगा, ठीक है, आपके लिए बहुत इजी रहेगा ये, ओके, बहुत ध्यान से। HNCl ये मैंने जो बनाया है उसे सोहर्स प्रोजेक्शन कहते हैं। आपको थोड़ी ही देर में मैं समझाऊंगा सोहर्स प्रोजेक्शन होता क्या है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ओके, एंड ये तो इधर भाई सेम ही है, ओके, डन। तो ये जो है अभी आप देखिए, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ओके, इसे मैं C1 कार्बन कहता हूं, इसे मैं C2 कार्बन कहता हूं। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है इसमें, तो बॉन्ड एंगल मींस ये दोनों के बीच का जो एंगल है, ये दोनों के बीच का जो एंगल है उसे बॉन्ड एंगल कहते हैं। अभी डायहेड्रल एंगल किसे कहते हैं, डायहेड्रल एंगल किसे कहते हैं कि जो सेम एटम है, सेम एटम HH Cl Cl, इट मींस दो एटम के बीच का ये सिग्मा बॉन्ड के अराउंड जो एंगल बनता है, दो एटम के बीच का सिग्मा बॉन्ड के अराउंड जो एंगल बनता है, समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझ लेना, उसे डायहेड्रल एंगल कहते हैं, उसे DA कहते हैं, इसे बॉन्ड एंगल कहते हैं। तो दो एटम के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, डायहेड्रल एंगल कहते हैं। एक ही एटम के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं। अभी समझ लीजिए, मैंने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाया, अभी देखिए, मान लो इसका जो एंगल है वो 109 डिग्री है, इसका भी इतना ही है 109 डिग्री, मैंने इसको रोटेट करवाया, तो ये CH3 यहां से यहां आ गया, ये Cl यहां से यहां चला गया। तो आप इधर भी बॉन्ड एंगल तो देखोगे तो वो 109 डिग्री 28 मिनट ही आ रहा है, तो बॉन्ड एंगल तो बच्चों सेम ही आ रहा है, ठीक है। बट आप देख सकते हो डायहेड्रल एंगल, ये C1 और CH3 ऐसे थे, अभी रोटेट करने के बाद क्या हो गया, C2 और CH3 ऐसे हो गया,
तो अभी कैसे एंगल हो गया, पहले इधर देखा था तो देखो आप C1 और CH3 ऐसे था, दूसरा C2 CH3 ऐसे था, एक दूसरे के ऑपोजिट थे, बराबर, एक दूसरे के ऑपोजिट आप कह सकते हो थे, तो वो 180 डिग्री का एंगल था। तो ये डायहेड्रल एंगल क्या था उनके बीच का, 180 डिग्री, वो ऐसे था तो 180 डिग्री बनता था। अभी कैसा हो गया, अभी ऐसा हो गया तो नियरली इक्वल टू 90 टू 100 डिग्री के बीच में होगा। क्लियर, तो किसके बीच में होगा, 90 टू 100 डिग्री, आप समझ सकते हो ऐसे। अगर अभी आप समझाओ मुझे, चलो मैं ऐसे आपको बताता हूं, इसमें डायहेड्रल एंगल कैसा है, क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, JEE नीट में इसमें डायहेड्रल एंगल कितना है, तो आपको CCH3 के बीच का एंगल देखना है। CCH3 ऐसे है, ये C1 है, ये C2 CH3 ऐसे है, तो दोनों दोनों सेम डायरेक्शन, तो बॉन्ड डायहेड्रल एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। तो इसमें डायहेड्रल एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। इसमें डायहेड्रल एंगल कितना है, 180। इसमें डायहेड्रल एंगल कितना है, 190 टू 100 डिग्री। समझ में आ रहा है डायहेड्रल एंगल, इट मींस आप देख सकते हो जब मॉलिक्यूल रोटेट होता है तो बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता है, बट डायहेड्रल एंगल क्या होता है, चेंज होता है। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ही अच्छी तरीके से याद रख लेना, ठीक है। समझ में आ गया क्या चेंज होता है, तो आप कह सकते हो बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता है, डायहेड्रल एंगल चेंज होता है। होप आपको क्लियर हो गया होगा डायहेड्रल एंगल वाली बात। इज इट क्लियर, चैट बॉक्स में लिखिए। डायहेड्रल एंगल में फिर से बताता हूं, दो एटम के बीच का एंगल उसे क्या कहते हैं, डायहेड्रल एंगल कहते हैं। तो ये कंपाउंड हमेशा याद रखना, अभी ये CCH3 ऐसे, CCH3 ऐसे, तो उसका भी डायहेड्रल एंगल क्या हो जाएगा, 0। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछ सकते हैं, तो इसीलिए इसको बहुत याद रखने की जरूरत है। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझ लो, फिर हम आगे देखते हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड फिशर प्रोजेक्शन। तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, अभी आगे देखते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Hello students, let's start our main three important projections. It means how to draw this type of projection that we have to start. Sorry. The first one is known as a Sohor's projection. First one is what? Sohor's projection. My dear friends, second one is known as a Newman projection. Second one is considered as what, my dear friend? It is Newman projection. And the third one is known as the Fisher projection. Clear? They are very, very important, and among them the Fisher is the most important one. So let's see that what is Sohor's projection, Newman projection and Fisher projection. वो कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आइए बच्चों पहले देखते हैं, बहुत ध्यान से समझ लेना, बहुत ही इजी है। सॉर्स से ये बेस है, सॉर्स आता है तो यही न्यूमैन आएगा, एंड सॉर्स आता है तभी फिशर आएगा। तो सॉर्स प्रोजेक्शन जो है उसकी बात करते हैं, तो उसमें कुछ रूल्स है, उसे याद रखना है। जैसे मैं आपको एक कंपाउंड बता रहा हूं, जैसे CH3, CH2, CH2 एंड CH3, ये मैंने आपको बता दिया N ब्यूटेन। मुझे N ब्यूटेन का मुझे N ब्यूटेन का सॉर्स प्रोजेक्शन निकालना है और ड्रॉ करना है, तो कैसे करूंगा। तो फर्स्ट स्टेप होता है, उसका फर्स्ट स्टेप हमेशा याद रखना, मैं जो भी बता रहा हूं याद रखना। कोई भी दो एडजेसेंट कार्बन है उसे सिलेक्ट करिए, एडजेसेंट कार्बन नहीं, सिलेक्ट एनी टू एडजेसेंट एटम, select any two adjacent atom. It may be carbon, it may be other things, clear, forget about that, but select any two adjacent atom. आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप ये दोनों सिलेक्ट कर सकते हो, आप ये दोनों सिलेक्ट कर सकते हो, आप ये दोनों सिलेक्ट कर रहे हो। चलो मैं ये दोनों सिलेक्ट कर रहा हूं, इसको मैं 1 देता हूं नेम, इसको 2 दे देता हूं। ये मैंने फर्स्ट सिलेक्ट किया, ये मैंने सेकंड सिलेक्ट किया। अभी सिलेक्ट करने के बाद बच्चों स्टेप 2 में क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ द स्लैंट लाइन। आपको एक स्लैंट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, लाइन विद द 45 डिग्री, पता है ना, वो जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्लैंट लाइन कहते हैं। ओके, उसके एक एंड पे 1 लगा दो और एक एंड पे सेकंड एटम लगा दो। स्लैंट लाइन ड्रॉ करके एक एंड पे फर्स्ट एटम लगा दो, दूसरे एंड पे सेकंड एटम लगा दो, खत्म हो गई बात। एंड फिर क्या करना है, उसके ऊपर जितने भी एलिमेंट है, उसको टेट्राहेड्रली अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, टेट्राहेड्रली अरेंज करना है। जैसे मान लो अभी ये मैंने स्लैंट लाइन बना दिया, इसके लिए ये इधर C है, इधर C है, तो इधर मैं C लिख देता हूं, ये C1 है, ये C2 है।
तो आप सी के ऊपर देख सकते हो कितने हाइड्रोजन है, 3। तो 3 हाइड्रोजन को मुझे टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बने ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये एक एच इधर, एक एच इधर, एक एच इधर, ऐसे बना दिया मैंने। ये क्या बन गया, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर जैसा बन गया ऑलमोस्ट। अभी आप अपनी देसी लैंग्वेज में बोले तो 120 डिग्री आपको देखना है, एक्चुअली ये 109 डिग्री, पर ड्रॉ आप ऐसे ही कर पाओगे, 120 समझ के करना तो जल्दी आसानी से हो जाएगा। क्लियर, ओके। एंड अभी ये कार्बन के ऊपर क्या क्या है, तो 2 हाइड्रोजन है और एक इथाइल ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन है और एक इथाइल ग्रुप है। तो आप कहीं पे भी रख सकते हो, तो आप इधर भी ऐसे ही अरेंज कर दो, चलो 2 हाइड्रोजन मैंने ऐसे बना दिया और ये इथाइल मैंने ऐसे बना दिया। क्लियर, ओके। आप उसे रिवर्स भी कर सकते हो, जैसे जैसे मैंने इधर बनाया है एच एच एच, आप उसे इधर, आपको ऊपर CH3 लगाना है तो ऐसे भी लगा सकते हो। बट इन शॉर्ट वो स्ट्रक्चर कैसा बनना चाहिए, टेट्राहेड्रली बनना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों, क्या हो गया हमारा, सॉरी ये इधर CH2 CH3 आएगा। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, इधर भी मैंने CH2 CH3 आएगा। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा सोर्स प्रोजेक्शन। आइए किसी को भी कार्बन के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो ये इतने रूल्स याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इजी है। चलो मैं इसको जाने दे रहा हूं और फिर से बताते हैं। ओके, तो चलिए अभी चलो मान लो कि सर मुझे ये दोनों सिलेक्ट करने हैं, तो नो प्रॉब्लम बच्चों, ये दोनों सिलेक्ट कर लो 1 और 2। आप ये दोनों सिलेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए स्लांट लाइन ड्रॉ कर दो, ये आपका हो गया 1, ये हो गया 2। अभी 1 पे क्या है, CH3 है, तो आपने CH3 को ऐसे लिख दिया, एक H को ऐसे लिख दिया, एक H को ऐसे लिख दिया, 2 हाइड्रोजन थे। अभी इसके पास भी एक CH3 है, तो आपने वो CH3 आप कैसे भी लिख सकते हो, आप CH3 ऐसे भी लिख सकते हो, एक H इधर आ गया, एक H इधर आ गया, तो ये भी आपका सोर्स हो गया। अगर अलग तरीके से नीचे H लिखना चाहते हो और 2 H ऐसे लिखना चाहते हो, लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये हो गया आपका सोर्स प्रोजेक्शन। समझ में आ गया बच्चों। चलो मैं अगर आपको बोल रहा हूं इथेन, इथेन के लिए सोर्स प्रोजेक्शन बनाइए, तो इथेन में कितने कार्बन होते हैं, तो आप कह सकते हो CH3 CH3 होता है, 2 ही कार्बन है, तो आप स्लैंट लाइन बना दो, ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये H इधर H और H, ये इधर भी H H और H, ये हो गया उसका सोर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, बहुत आसान है। अगर ऐसा बोल दिया CH3NH2 का सोर्स प्रोजेक्शन बनाओ यार, CH3NH2, ये फर्स्ट ये सेकेंड एटम, चलो इधर C है, इधर N है, तो इधर क्या करोगे H H और H। अभी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है बच्चों, तो वो लोन पेयर को भी आपको दिखाना होगा। तो लोन पेयर आप ये डायरेक्शन में दिखा लो, ये समझ में आया ना, ये H इधर रखा आपने, H इधर रखा, ये आप इधर लोन पेयर रखना चाहते हो रख सकते हो। क्लियर, क्योंकि ये रोटेट होते रहते हैं, कहीं पे भी रख सकते हो, ये भी इधर रख सकते हो, कोई भी, क्योंकि ये रोटेट होते रहते हैं, वही हमने सीखा। तो ये हो गया दोस्तों अपना सोहर्स प्रोजेक्शन। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इज इट क्लियर, बहुत आसान है। किसी का भी आप सोर्स प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकते हो, खाली आपको इतनी सारी चीजें याद है तो। क्लियर, ओके। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर न्यूमैन पे जाते हैं, फटाफट फटाफट करिए थोड़ा। क्लियर, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, न्यूमैन पे जाते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं आपको। ओके, चलिए अभी सोहर्स तो आपको आ गया, अभी हम देखते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन तभी हो सकता है जब हमारे पास सोहर्स प्रोजेक्शन हो, ये बात याद रखना हमेशा। सोहर्स पहले कोई भी कंपाउंड दिया हो उसको हमें न्यूमैन में सोहर्स में कन्वर्ट करना है। जैसे चलो अब मैंने आपको दे दिया इथेन ही दे दिया, चलो इथेन है, तो उसका स्टेप 1 क्या है, ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, न्यूमैन, ये हम बात कर रहे हैं न्यूमैन्स प्रोजेक्शन की। ठीक है, तो पहले स्टेप 1 क्या करना है, कोई भी कंपाउंड को सोहर्स में कन्वर्ट करना है। अभी सोहर्स में मैंने ऐसे कन्वर्ट किया, मैं कैसे भी कन्वर्ट कर सकता हूं, डू नॉट वरी, मैंने उसको ऐसे कन्वर्ट किया। क्लियर, अभी मुझे सोहर्स में से न्यूमैन कन्वर्ट करना है, तो देखिएगा आपको इधर से देखना है बच्चों, आपको इधर से देखना है, कैसे, इधर से देखना है, ये एंगल से देखना है आपको। तो आपको क्या दिखेगा, आपको आगे का एक डॉट दिखेगा, आपको इधर क्या दिखेगा, H दिखेगा, इधर भी H दिखेगा, इधर भी H दिखेगा। अभी पीछे ये H के एग्जैक्टली पीछे H है तो ये H नहीं दिखेगा, ये H के एग्जैक्टली पीछे H है तो ये नहीं दिखेगा, ये H के एग्जैक्टली पीछे ये H है तो नहीं दिखेगा, अगर मैं ऐसे ही देख रहा हूं। समझ में आया, जैसे अगर मैं आपके लिए कुछ अरेंजमेंट करके बताऊं तो मैं बना सकता हूं आपके लिए। चलिए देखिए, मैं अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ओके, बहुत ध्यान से। ओके, वेट वेट वेट, ओके, चलिए ये आपको आई थिंक दिख रहा होगा,
मैं ऐसे खड़ा रहूं दिख रहा होगा, ये ऐसे स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। अभी एग्जैक्टली आप देख सकते हो अभी क्लियर कि ये रेड पेन जो है वो एग्जैक्टली ब्लू पेन के पीछे, अगर आप यहां से देखोगे, आपका कैमरा है वहां से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको खाली आगे का कार्बन ही दिख रहा है, यही दिख रहा है, पीछे तो कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि एग्जैक्टली इसके पीछे ये है एंड इसके पीछे ये है। समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो आप ऐसे उसको अरेंज कर सकते हो, समझ में आया। इट मीन्स आप इधर देखोगे तो अभी इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो ये जो डॉट होता है उसे हम फ्रंट एटम कहते हैं, फ्रंट एटम कहते हैं, एंड पीछे सर्कल बनाते हैं उसे हम रियर एटम भी कहते हैं, पीछे वाला रेयर क्लियर, रेयर गियर बोलते हैं, रेयर मिरर, ऐसे रेयर एटम पीछे वाला। तो इट मीन्स ये कार्बन दिखा, पीछे वाला कार्बन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, समझ में आ गया क्लियर। अभी पीछे वाले कार्बन पे हाइड्रोजन तो दिखेगा तो नहीं, बट हमें तो दिखाना पड़ेगा, तो हम राइट साइड पे थोड़ा उससे बहुत ही साथ में, बहुत ही चिपक के इसको एच रख देंगे, इधर भी क्या करेंगे एच रख देंगे, इधर भी क्या कर देंगे एच रख देंगे, क्लियर। तो ये जो पूरा प्रेजेंटेशन हो गया, ये हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन। आइए देखते हैं, इसमें भी वेरिएशन है, बहुत ध्यान से देख लेना इसको भी, तो आपको भी क्या समझ में आ जाए। ये है H, इधर मैंने CH3 रखा, इधर मैंने H रखा, इधर मैंने क्या रखा CH3 रखा, ये H और ये H। अभी इसका न्यूमैन कैसे करेंगे, तो आपको इधर से देखना है दोस्तों, आपको इधर से देखना है, तो क्या करोगे, ये फ्रंट कार्बन है तो फ्रंट कार्बन बना दिया, रियर कार्बन पीछे वाला रियर कार्बन भी बना दिया। फ्रंट कार्बन पे क्या क्या अटैच है देखिए जरा, फ्रंट कार्बन पे क्या क्या अटैच है देखिए जरा। तो आप कह सकते हो इधर H अटैच है, इधर क्या अटैच है CH3 अटैच है, इधर क्या अटैच है H अटैच है। ये फ्रंट कार्बन का सिचुएशन हो गया। अभी पीछे वाले कार्बन पे क्या अटैच है CH3, तो कैसे दिखेगा, तो CH3 आपको ऐसे दिखेगा एंड ये दो H आपको कैसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे। तो ये हो गया आपका न्यूमैन से सॉर्स से न्यूमैन प्रोजेक्शन। पहली बात, आप अगर आपको सॉर्स आता है तभी जाके आपको न्यूमैन आएगा। कोई भी कंपाउंड दे आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बच्चों, बहुत आसान है कि नहीं है, क्लियर। तो ये हो गया आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने फीचर पे जाते हैं। बहुत इजी है बच्चों, क्लियर। ओके, ये बच्चों वाला खेल है, चलिए फटाफट खत्म कर दीजिए। ओके डन। चलिए अभी हम देखते हैं फिशर प्रोजेक्शन, बहुत ही ध्यान से उसे समझ लेना। अभी फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है, अभी इसको पहले समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है। तो फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है, तो हमेशा याद रखना बच्चों, हमेशा याद रखना कि वो क्या करता है, एक वर्टिकल लाइन होता है उसमें एक वर्टिकल लाइन होता है एंड एक से ज्यादा वन और मोर देन वन हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। हमेशा याद रखना हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है और एक से ज्यादा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ऐसा मैंने बताया। एक वर्टिकल लाइन और एक से ज्यादा क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अभी जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जहां पे मिलते हैं, जहां पे जंक्शन होता है, तो ये पर्टिकुलर जंक्शन है, वो जंक्शन पे क्या होता है, कार्बन होता है। जंक्शन पे कौन सा एटम होता है, कार्बन एटम होता है, याद रखना इसे, क्लियर। एक वर्टिकल लाइन ही होती है, एक ही वर्टिकल लाइन होती है और एक से ज्यादा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। एंड आप कह सकते हो जंक्शन के ऊपर आप कह सकते हो कार्बन एटम होते हैं, जंक्शन होते हैं, इट मीन जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या होता है, कार्बन एटम होता है। उतना आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, चलो ब्यूटेन के लिए आपको ड्रॉ करना है, ब्यूटेन। तो अभी मुझे बताओ ब्यूटेन के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन। तो इधर कितने जंक्शन पॉइंट होंगे, 4 होंगे। तो देख लीजिए 1 2 3 एंड 4, 4 जंक्शन पॉइंट हो गए, 1 2 3 एंड 4, है ना आसान, बहुत आसान। अगर आपको इथेन बनाना है तो इथेन में कितने कार्बन होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 जंक्शन पॉइंट बनाएंगे हम, ठीक है। अगर आपको मीथेन बनाना है, आपको अगर बनाना है मीथेन, तो एक ही जंक्शन पॉइंट होगा, एक ही कार्बन है, क्लियर। तो आप ऐसे बना सकते हो, क्लियर, हमेशा याद रखना। अभी जो ग्रुप, अभी ये बात भी याद रखना, जो ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है, वर्टिकल लाइन पे है, वो बिलो द प्लेन होते हैं। वो कहां पे होते हैं, बिलो द प्लेन, वर्टिकल लाइन पे। इट मींस यहां पे एक ग्रुप लगेगा, एक ग्रुप यहां पे लगेगा, यहां पे एक ग्रुप लगेगा, एक ग्रुप यहां पे लगेगा, वो कहां पे होते हैं, बिलो द प्लेन। एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ग्रुप है, हॉरिजॉन्टल जो ग्रुप जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है,
वो कहाँ पे होंगे, अबाव द प्लेन। वो कैसे होंगे, अबाव द प्लेन। तो ये सारे ग्रुप होंगे वो कैसे होंगे, अबाव द प्लेन। इट मीन्स अगर आपको समझना है तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे मैं खड़ा हूं, मेरे से हाथ बाहर निकल रहे हैं, वो अबाव द प्लेन। मेरा सर पीछे जा रहा है, वो क्या हो रहा है, बिलो द प्लेन। तो अगर मैं वर्टिकल लाइन समझ लूं, मैं एक कार्बन का वो जंक्शन पॉइंट समझ लूं, इट मीन्स जो ग्रुप ऐसे है वो ऐसे होंगे बाहर, अबाव द प्लेन। एंड जो ऊपर और नीचे वाले जो वर्टिकल लाइन पे जो ग्रुप प्रेजेंट है वो कैसे होंगे, बिलो द प्लेन। समझ में आ गया आपको, क्लियर? होप आपको एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझ लिया होगा। इज इट क्लियर? ओके, अंडरस्टूड। तो इतना आपको याद है, तो फिर अभी आगे हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए ये जाने देता हूं। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि भाई कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए पहले ही बात करते हैं ब्यूटेन की। तो ब्यूटेन का पहले क्या करना पड़ेगा दोस्त, ब्यूटेन का हमें सोहर्स स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ब्यूटेन का सोहर्स स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा बच्चों। क्लियर? तो ब्यूटेन का सोहर्स स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, चलिए। तो हमने आगे ही बनाया है CH3 CH2 CH2 एंड CH3। तो आप स्लांट लाइन ले लो, मैं इसको 1 इसको 2 ले रहा हूं, इसको 1 इसको 2 ले रहा हूं, CH3 इधर रख रहा हूं। बहुत ध्यान से देख लेना, ये H इधर रख रहा हूं, ये H इधर, इधर क्या कर रहा हूं, CH3 ऊपर रखा, ये H इधर रखा, ये H इधर रखा। ये मैंने सोहर्स बना दिया। यस और नो? अभी क्या करना है सोहर्स में, सोहर्स में इसमें कंडीशन है फिशर में। दो जो ये जैसे ये नीचे है, ये जो स्लांट लाइन है उसके एग्जैक्टली वर्टिकल एक ग्रुप है, ऐसा पीछे वाले कार्बन पे भी होना चाहिए। ऐसा पीछे वाले कार्बन पे भी होना चाहिए। इधर CH3 है, आप कोई भी रख सकते हो बच्चों, इधर H को भी रख सकते हो, इधर को भी H को रख सकते हो, डू नॉट वरी अबाउट दैट, किसी को भी रख सकते हो। बट ये जो वर्टिकल लाइन है उसमें आया तो ऐसे इधर तो नहीं है, ऊपर है, ऐसे नीचे उधर भी लाना, तो किसी को भी पकड़ के ला सकते हो आप। ये हाइड्रोजन को भी पकड़ के ऐसे ला सकते हो, CH3 को भी पकड़ के ला सकते हो, ये हाइड्रोजन को भी पकड़ के ला सकते हो। समझ में आ रहा है? इसको नीचे लाना, चलो मैं CH3 को नीचे ला रहा हूं तो क्या बनेगा, तो ये तो CH3 है ही, ये इधर H है, ये इधर H है। अभी एक CH3 को मैं पकड़ के नीचे ला दिया ऐसे, तो अभी ये वाला H इधर चला जाएगा, ये वाला H इधर चला। इमेजिन करना है यार, 3 डायमेंशनल घूम रहा है, तो इधर क्या होगा, इधर H आ जाएगा, इधर H आ जाएगा। इतना पता चल गया यार। ये CH3 को मैंने नीचे ला दिया, आप H को भी नीचे ला सकते हो, किसी को भी नीचे ला सकते हो, ऐसा कोई ग्रुप नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है CH3 को ही नीचे लाना हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो आपने ला दिया, बस इतना काम करिए। अगर सोहर्स में, अभी न्यूमैन में हम इधर से देख रहे थे, इसको हमें ऊपर से देखना है। फिशर को हमें कहां से देखना है, ऊपर से देखना है। तो ऊपर से देखेंगे तो ये हमें पहला वाला कार्बन दिखेगा, उसके बाद ये दिखेगा। ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से। तो अभी क्या करूंगा, 2 कार्बन है तो पहले वर्टिकल लाइन बना देता हूं, 2 कार्बन है तो मैंने 2 ऐसे कर दिया। समझ में आया बच्चों? 2 कार्बन है तो मैंने ऐसे कर दिया। अभी देखिए ऊपर वाला कार्बन जो होगा वो ऊपर होगा, तो ये ऊपर वाला कार्बन ऊपर होगा, नीचे वाला कार्बन नीचे होगा, ऊपर वाला कार्बन ऊपर होगा, नीचे वाला कार्बन नीचे होगा। तो आप देखोगे ऐसे ऊपर से देखोगे तो ये CH3 और ये CH3 कहां आएंगे, आप नहीं देख पाओगे ऊपर से, क्योंकि ये बिलो द प्लेन है। समझ में आया? ये CH3 और ये CH3 कैसा है, बिलो द प्लेन। तो भाई बिलो द प्लेन वाले कहां पे रखेंगे, वर्टिकल पोजीशन में रखेंगे। तो पहले कार्बन पे जो बिलो द प्लेन है वो ऊपर आएगा, तो चलिए इधर CH3 रखेंगे। इसमें जो बिलो द प्लेन है वो CH3 रखेंगे। इज इट क्लियर? दिख रहा है सबको? समझ में आ रहा है? ओके, अभी ये कैसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे बाहर की तरफ आए होंगे, तो ऐसे क्या होगा, ये लेफ्ट वाला लेफ्ट, राइट वाला राइट, तो H इधर H, ये H, तो ये हो गया उसका फिशर प्रोजेक्शन। बच्चों क्या समझ में आया? बहुत ही आसान है। इसके 1-2 एग्जांपल लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ले लिया। चलिए देखते हैं आगे। बहुत ही इजी है यार, ये बहुत ही इजी। ओके, एकदम बच्चों वाली बात, फिर भी देखते हैं, मजा आता है, गेम है। यही तो कंसेप्ट है ऑर्गेनिक का यार। ऑर्गेनिक में कंसेप्ट में यही नहीं समझे तो क्या समझे। चलिए अभी एक दूसरा कंपाउंड लेते हैं, जैसे इधर CH3, इधर Cl है, इधर OH है, इधर क्या है, OH है, इधर H है, इधर Cl है, ऐसा है। क्लियर? ये कंपाउंड दिया है, हमें उसको फिशर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, पहले ये तो वही सेम ही रहेगा, स्लैंट लाइन, CH3 तो इधर है ही, ये Cl इधर है, ये इधर OH है। ठीक है, ये तो बराबर है।
अगर यहां पे भी ऐसा होता तो भी आप किसी को ला सकते हो, वो भी देखेंगे एग्जाम्पल। अभी इधर किसको लाना है बोलिए, HClOH, किसी को, चलो H को लाते हैं। तो चलिए H को मैं इधर लेके आ गया, H को इधर लाऊंगा तो OH इस साइड चला जाएगा ना, एंड Cl किस साइड चला जाएगा, Cl इस साइड चला जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया। अभी क्या करेंगे, इधर से देखेंगे, 2 कार्बन है, 1 2 खत्म। तो ये पहले ऊपर, ये फर्स्ट ऊपर वाला ऊपर, उसके क्या है H, इधर नीचे वाला CH3, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट ClOH, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट ClOH। ये हो गया इसका फिशर प्रोजेक्शन बच्चों। ये समझ में आया सबको। चलिए एक ऐसा भी एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें सब लोग ऐसे ऊपर है। चलिए CH3 OH Cl, अभी देखते हैं इधर OH CH3 एंड Cl। अभी दोनों ऊपर है तो दोनों के कान खींच के उसको नीचे लेके आओ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इधर Cl को लाना है मेरे को, तो मैं Cl को लेके आया, ऐसा कोई रूल नहीं है कि CH3 और उसी को लाना है। ठीक है, इधर भी CH3 को लाता हूं, चलो तो इधर CH3, इधर क्या हो जाएगा OH, इधर Cl हो जाएगा। अभी आप बनाओ यार अपने आप, फटाफट से कमेंट करो, फील लो इसकी, समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, तो ये हो गया ऊपर वाला ऊपर, तो CH3 कहां चला जाएगा, ऊपर, ये नीचे Cl नीचे, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड, राइट वाला राइट, लेफ्ट और राइट। ये हो गया बच्चों यार, समझ में आ गया। तो ये हो गया फीचर प्रोजेक्शन। ये क्या हो गया बच्चों, फीचर प्रोजेक्शन। समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर स्टैंडर्ड फीचर दिखा दो आपको। अभी हम जो यूज करते हैं सब मेजोरिटी, वो होता है स्टैंडर्ड फीचर। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। क्लियर। तो अभी देखते हैं स्टैंडर्ड फीचर। चलिए, तो फीचर समझ में आ गया, तो स्टैंडर्ड में तो वो तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, बट स्टैंडर्ड के कुछ अलग रूल है। अभी देख लेना। अभी हमें देखना है इसे स्टैंडर्ड फीचर। तो स्टैंडर्ड के बच्चों कुछ ना कुछ रूल्स है, वो देखना है। बहुत ध्यान से उसे समझ देना, स्टैंडर्ड के क्या रूल्स है। क्लियर। तो जो हमेशा याद रखना है आपको कि जो वर्टिकल लाइन जो होगा उसमें कार्बन की पेरेंट चेन आएगी। उसमें कार्बन की क्या आएगी, पेरेंट चेन आएगी वर्टिकल लाइन में। वो तो हमें पता है, कार्बन को ही कंसीडर करते हैं। अभी जो फंक्शनल ग्रुप होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, हमेशा याद रखना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो हमेशा वर्टिकल लाइन पे आएगा। वो हमेशा कहां पे आएगा, वर्टिकल लाइन पे आएगा। क्या, वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। देखते हैं एग्जांपल, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर। ओके, तो बस खाली ये 2 रूल याद रखे तो अपना हो गया स्टैंडर्ड फीचर। देखते हैं, चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। तो इधर मैं रख रहा हूं CH3, इधर ले रहा हूं H OH, इधर क्या है CHO, इधर क्या है OH और इधर है H। तो ये हो गया दोस्तों, रूल तो वही रहेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बराबर, ये हो गया अपना सोहर्स। ओके, अभी किसी के कान पकड़ के नीचे लाना है, बट इधर क्या बोला, इधर 2 फंक्शनल ग्रुप है, OH है CHO है। इधर क्या करना है कि भाई जो वर्टिकल पोजीशन पे है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। क्लियर। उधर क्या आना चाहिए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें तो CH3 नीचे है तो कोई टेंशन नहीं है, इसमें तो CH3 नीचे तो कोई टेंशन नहीं, बट इसको घुमाना है हमें, जिसको घुमाना है, जिसने नीचे नहीं है। तो इधर OH और CHO में सबसे ज्यादा प्रिंसिपल कौन है, तो CHO। तो CHO को कान पकड़ के नीचे लाना पड़ेगा। तो इधर आ गया CH3, इधर आ गया HOH, इधर क्या आ जाएगा CHO। CHO को नीचे लेंगे तो OH इधर चला जाएगा, H सीधा इस डायरेक्शन में। समझ में आया। तो ये इधर चला जाएगा, पूरा ऐसे घूम जाएगा। ठीक है। तो अभी इधर से देखो, अभी आप ऐसे 2 कार्बन, तो ऊपर वाला ऊपर, तो इधर CHO, इधर क्या आ जाएगा CH3, इधर क्या आएगा OHH, इधर क्या आएगा HOH। तो खाली इस स्टैंडर्ड फीचर जैसा ही है, बट खाली हमें ये याद रखना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को वर्टिकल लाइन में ही लेना है। तो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फीचर बच्चों। समझ में आ गया। इज इट क्लियर। बहुत आसान है। अभी बच्चों हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद कन्फर्मर्स ऑफ इथेन। बट पहले ये समझ में आ गया कि नहीं, पहले ये आपको बहुत काम में आएगा, ऑप्टिकल में भी काम में आएगा फीचर वाला। ठीक है। तो बहुत इजी है, समझ में आ गया बच्चों। इज इट क्लियर, अंडरस्टूड और नॉट। प्लीज चैट बॉक्स में लिखते रहिए तो मुझे पता चले, फील मिला आपको, मजा आया। इज इट क्लियर और नॉट, तो प्लीज आप लिखते रहिए ऐसे। ठीक है, तो मुझे पता चले। ठीक है। अभी आगे देखेंगे कन्फर्मर्स ऑफ इथेन।